सो आज की क्लास हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ये एक ट्रायंगल की बात करता है कॉन्सेप्ट। इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। मतलब एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से डिजीज़ कॉज हो पाती है उसे हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कहते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ डिज़ीज़, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट का होना इसमें ज़रूरी है। तो इसमें तीन किस किस का इंटरेक्शन शो करता है ये एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ये याद रखना। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट यही ऑप्शंस पूछ लेते हैं इसमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में किसके इंटरेक्शन की बात हो रही है, तो होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट। एजेंट क्या होता है? एजेंट कोई भी बायोलॉजिकल, लिविंग या नॉन लिविंग दोनों हो सकती है चीज़ जो कि किसी भी डिज़ीज़ को इनिशिएट करती है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है। इसके अलावा कोई नॉन लिविंग चीज़ भी हो सकती है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है। अगर उसकी वजह से डिज़ीज़ कॉज हो रही है तो वो एजेंट का काम करेगा। तो एजेंट जो है वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट एजेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ठीक है। फिज़िकल एजेंट, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड। ऐसे ही केमिकल, मैकेनिकल, सोशल एजेंट्स भी होते हैं जैसे पॉवर्टी, स्मोकिंग, अल्कोहल, जिसकी वजह से डिज़ीज़ इनिशिएट होगी उसको हम एजेंट कहेंगे। और डिज़ीज़ किस में इनिशिएट होगी, किसके अंदर डेवलप होगी, उसको हम होस्ट कहेंगे। मतलब होस्ट इज़ अ पर्सन दैट हार्बर्स द डिज़ीज़, या डिज़ीज़ जिस पर्सन के अंदर डेवलप होगी वो होगा होस्ट। होस्ट हमेशा लिविंग होगा, एजेंट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। और जिस सूटेबल एनवायरनमेंट में डिज़ीज़ अगर होगी, एजेंट होस्ट का इंटरेक्शन होगा, तो वो एनवायरनमेंट मैटर करेगा। बिकॉज एनवायरनमेंट क्या होगा? वो सराउंडिंग जो डिज़ीज़ का ट्रांसमिशन अलाउ कर रही है। तो एनवायरनमेंट बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, सोशल, कल्चरल एनवायरनमेंट, कुछ कस्टम्स या बिलीव्स हैं जिसकी वजह से डिज़ीज़ हो रही है, तो वो उसका एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट हैं जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछते हैं। ये बुक्स में नहीं मिलेंगे, मैंने अलग से ऐड किए हैं कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो है वो कौन सी डिजीज़ के लिए सबसे बेस्ट अप्लाई होता है। तो ये याद रखना है, कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, ठीक है। और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या एक्सप्लेन कर रहा है? कॉजेशन ऑफ डिज़ीज़ या ट्रांसमिशन ऑफ डिज़ीज़, ठीक है। कॉजेशन ऑफ डिज़ीज़ कैसे कॉज हो रही है? एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से। तो कॉजेशन ऑफ डिज़ीज़ एक्सप्लेन करता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, और ये बेस्ट अप्लाई होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ के केस में, ठीक है। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के कवर हो गए। एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट का ही मेनली इसमें इंटरेक्शन होता है, पर आज के टाइम में एक नया 4th पॉइंट जो है वो भी ऐड कर लो। अब टाइम की भी बात होती है, इसमें टाइम भी मैटर करता है। एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट के अलावा जो चीज़ मैटर करती है वो टाइम होता है। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड जो है डिज़ीज़ का, या पर्सन जो है वो कितने लंबे समय तक इन्फेक्ट रहा, ये भी मैटर करता है कॉजेशन ऑफ डिज़ीज़ में। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़। तो हम देखेंगे डिज़ीज़ डेवलप कैसे होगी, इवॉल्व कैसे होगी एक पर्टिकुलर टाइम में। मतलब अर्लीस्ट स्टेज उसकी क्या होगी, फिर वो टर्मिनेशन या रिकवरी की तरफ किस तरीके से जाएगी, रिकवरी हो रही है डिज़ीज़ की या फिर डिसेबिलिटी या डेथ कॉज हो रहा है। तो ये पूरा हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ होगा। इसके 2 फेजेस में हम डिज़ीज़ को देखते हैं, प्री पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस। प्री पैथोजेनेसिस क्या होता है? वो प्रोसेस जो एनवायरनमेंट में चल रहा है डिज़ीज़ का इंटरेक्शन का, और पैथोजेनेसिस जो फेज़ होती है वो मैन में होती है। वर्ड पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ डेवलपमेंट। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है?
ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, मीनिंग ऑफ वर्ड पैथोजेनेसिस। तो इसका आंसर क्या था, मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्री पैथोजेनेसिस क्या होता है, जो प्रोसेस एनवायरनमेंट में अकर कर रही है, मतलब एनवायरनमेंट में क्या हो रहा होता है, एजेंट होस्ट और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन, ये प्री पैथोजेनेसिस में आ जाएगा। मतलब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो है आपका, ये ट्रायड आपका आ जाएगा प्री पैथोजेनेसिस फेज में। ठीक है, तो इसमें हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या हो सकता है, डिज़ीज़ को प्रिवेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ जो है प्री पैथोजेनेसिस फेज में अभी एजेंट की एंट्री होस्ट के अंदर हुई नहीं है, सिर्फ इंटरेक्शन हुआ है। ये बात हमेशा याद रखना, प्री पैथोजेनेसिस फेज में सिर्फ इंटरेक्शन हो रहा है और एजेंट की एंट्री होस्ट के अंदर नहीं हुई है। तो इस पर्टिकुलर फेज़ में हम डिज़ीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जब एजेंट की एंट्री अभी हुई नहीं है होस्ट के अंदर। तो हम उसके लिए जो भी प्रिवेंशन मेथड यूज़ करेंगे वो आएंगे प्राइमरी या प्राइमोडियल प्रिवेंशन में। प्राइमरी या प्राइमोडियल प्रिवेंशंस जैसे कि एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, जैसे सपोज़ ओबेसिटी है, उसके लिए हम अवेयरनेस फैलाएं, या टोबैको की एडवर्टाइजमेंट हो है उस पर हम बैन लगाएं। तो ये क्या हो गया, मेथड ऑफ प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो हेल्थ प्रमोशन जैसे कि हेल्थ एजुकेशन, एनवायरनमेंट मोडिफिकेशन, हम साफ़ पानी अवेलेबल कराते हैं किसी कम्युनिटी में, तो ये भी प्राइमरी मेथड ऑफ प्रिवेंशन है। डिज़ीज़ हुई नहीं है, उससे पहले ही हमने कोई एक्शन ले लिया, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी। लाइफस्टाइल या बिहेवियर चेंज कोई कर रहा है, जैसे कि अपनी टोबैको खाने की अगर आदत है उसको कंट्रोल कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वेट रिड्यूस कर रहा है अगर ऑलरेडी वो ओवरवेट है, तो ये सारे जो प्रिवेंशन मेथड्स हैं वो प्राइमरी हो जाएंगे। तो प्राइमरी मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन किस केस में काम करेंगे, प्री पैथोजेनेसिस फेज में। प्री पैथोजेनेसिस मीन्स अभी डिजीज़ अकर नहीं हुई है, एजेंट की एंट्री होस्ट में नहीं हुई है, सिर्फ एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन हुआ है, मतलब डिजीज़ होने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट अकर हुआ है। तो ये हमारा हो गया प्री पैथोजेनेसिस फेज। फिर पैथोजेनेसिस फेज क्या होगा, पैथोजेनेसिस फेज में दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली पैथोजेनेसिस एंड लेट पैथोजेनेसिस। अर्ली पैथोजेनेसिस वो फेज़ होती है जब एजेंट होस्ट में एंट्री कर जाता है, एजेंट एंटर होस्ट, अर्ली पैथोजेनेसिस। पहला अर्ली पैथोजेनेसिस है और दूसरा इसका होता है लेट पैथोजेनेसिस। तो अर्ली पैथोजेनेसिस में एजेंट होस्ट में एंटर कर गया है, और लेट पैथोजेनेसिस में साइंस और सिम्टम्स, जब डिजीज़ इतना बढ़ जाए वो अपने सिम्टम्स दिखाने लगे, तो वो लेट पैथोजेनेसिस होता है। तो अभी सिम्टम्स नहीं हुए हैं, तो ये फेज़ कौन सी हो गई, अर्ली पैथोजेनेसिस की प्री सिम्टोमेटिक फेज़ हो गई, क्योंकि सिम्टम्स अभी आए नहीं हैं डिज़ीज़ के। इस लेवल पे हम जो प्रिवेंट कर सकते हैं डिज़ीज़ को, तो ये जो मेथड होता है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम कैसे कर सकते हैं, हम उस डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। अभी इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स नहीं आए हैं, पर हम उसका अर्ली अगर डायग्नोसिस कर लें तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी मेथड ऑफ प्रिवेंशन में क्या वर्क करेगा, डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना। जैसे सपोज़ किसी पर्सन का बीपी हाई है, ठीक है, बट उसमें अभी कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं बीपी हाई होने के, ठीक है। जैसे हार्ट स्ट्रोक हो सकता है उसको, अगर बीपी कंटिन्यूसली उसका एक लिमिट से ज़्यादा हाई रहता है, बट अभी ये सिम्टम्स आए नहीं हैं, सिर्फ बीपी हाई है। तो यहाँ पे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन काम करेगा, मतलब कि डायग्नोसिस ऑफ बीपी। अगर डायग्नोसिस ऑफ बीपी हो जाता है तो वो एडिक्वेट मेडिसिन ले लेगा, तो उसका डिज़ीज़ होने के चांस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो मेथड ऑफ प्रिवेंशन होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी। तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं सेकेंडरी मेथड ऑफ प्रिवेंशन के,
नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो काम करते हैं वो सेकेंडरी मोड ऑफ प्रिवेंशन पर काम करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटिंग डिसीजेस, केस फाइंडिंग फॉर मलेरिया, हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़। तो जो भी स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के केसेस हैं वो सारे सेकेंडरी मेथड ऑफ प्रिवेंशन है, ये याद रखना, जो कि अर्ली पैथोजेनेसिस फेज में काम करते हैं, जब एजेंट होस्ट के अंदर एंटर हो गया है बट साइंस और सिम्टम्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं डिजीज़ के। उसके बाद जब साइंस और सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे, दैट इज़ लेट पैथोजेनेसिस फेज, ठीक है। लेट पैथोजेनेसिस फेज में साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर करेंगे। फिर जो मेथड ऑफ प्रिवेंशन हम कर सकते हैं वो है टर्शियरी। टर्शियरी मेथड में क्या कर सकते हैं हम, अब साइंस और सिम्टम्स जब ऑलरेडी डेवलप हो जाएंगे तो उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, या तो इलनेस को हम रिकवर कर सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ सर्जरी वगैरह के थ्रू, ठीक है, या फिर उस पर्सन को डिसेबिलिटी हो सकती है। अगर रिकवर नहीं हो रहा है तो चांस क्या होंगे, उसको डिसेबिलिटी हो गई है किसी तरीके की, तो हम डिसेबिलिटी लिमिटेशन कर सकते हैं उसमें। और थर्ड जो है वो डेथ है। अब डिज़ीज़ अगर इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर डेथ कॉज हो सकती है। तो लेट पैथोजेनेसिस फेसेस में ये सब होने का चांसेस है, रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ। इसमें मेथड ऑफ प्रिवेंशन होगा टर्शियरी, जिसमें इंटरवेंशन क्या करेंगे हम, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन। जैसे सपोज़ कोई बच्चा ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुका है, अब उसका ट्रीटमेंट का अगर चांस नहीं है तो उसमें जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन काम करेगा वो टर्शियरी होगा, है ना। टर्शियरी मेथड ऑफ क्या हो सकता है, उसका रिहैबिलिटेशन हो गया ब्लाइंड स्टूडेंट का, उसके लिए प्रॉपर ब्लाइंड स्कूल्स हमने इस्टेब्लिश कर दिए, स्कूल्स फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स। तो ये जो मेथड है रिहैबिलिटेशन का, ये किस फेज़ में आ गया, लेट पैथोजेनेसिस फेज़ में, और टर्शियरी मेथड ऑफ प्रिवेंशन हो गया। तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, स्कूल्स फॉर ब्लाइंड, एक्सरसाइजेस इन पोलियो माइलाइटिस, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इन लेप्रोसी एंड यूज़ ऑफ क्रचेस इन पोलियो पेशेंट्स। तो आज की क्लास में हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड देखा, जिसमें एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है, और इन तीनों चीज़ का एक दूसरे पर डिपेंडेंस होता है जो डिज़ीज़ कॉज करता है। ये जो ट्रायड है ये बेस्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ के केस में अप्लाई होता है, और ये जो है ये कॉजेशन ऑफ डिज़ीज़ की बात करता है, मतलब डिज़ीज़ कैसे कॉज होती है। इसमें एजेंट जो है वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकता है, होस्ट जो होता है वो लिविंग होता है जिसके अंदर डिज़ीज़ डेवलप होती है।